प्रणाम, वंदन, सभी को नमन। और आज बड़ा सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और वह यही है कि आज एक ऐसा अवसर है और अवसर भी बड़ा अद्भुत है कि आज 9 अगस्त एक क्रांति दिवस है और क्रांति दिवस का आगरा शहर से बड़ा अच्छा सुंदर प्रभाव रहा है। और उसमें भी आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज करुणेश जी के बारे में मैं आप लोगों के बीच में महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे जो करुणेश जी, उनके बारे में मैं कुछ आप लोगों के बीच में आया हूं जो मैंने अपने पिताजी महाराज श्री जी के श्रीमुख से मैंने सुना है। और उनके साथ में जो मैंने सुना, श्रवण किया, क्योंकि हमारे भारत की भूमि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मुझे वो शायद आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वह कविता मुझे याद आती है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रगटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने फिर पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले के हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो सन 1857 का जो गदर हुआ, इसकी सुगबुगाहट 57 से पहले से हो चुकी थी, लेकिन उसकी चिंगारी एक क्रांति का स्वरूप बनते बनते एक समय लगा, एक अवधि लगी। और उस अवधि के अंतर्गत में पूरे देश में फैलते फैलते एक समय लगा। और उस समय के अंतर्गत में मैं आपको स्पष्ट करूं कि आगरा शहर बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है और इस आगरा शहर की अपनी एक विशेषता है। इस आगरा शहर का अपना एक व्यवहार है, आगरा शहर की अपनी एक तमीज है। इस आगरा शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जितने धर्म स्थल हर धर्म के आपको आगरा शहर में मिलेंगे, उतने शायद आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। इस आगरा शहर के जितनी आपको पुरातत्व विभाग की मान्यताओं से इमारतें ऐतिहासिक आपको आगरा शहर में मिलेंगी, इतनी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और सबसे प्रमुख बात कि आगरा शहर की जो आगरा भारत की जो क्रांति रही, उस क्रांति की जो रूपरेखा जो आगरा शहर में निर्धारित हुई, वह कहीं और शायद कहीं नहीं मिलेगी, जो मैंने सुना है। क्योंकि मैंने यह भी सुना है कि हमारा आगरा शहर में क्रांतिकारी कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने आवागमन आगरा शहर में ना किया हो। चाहे वे, क्योंकि मैं तो उस समय की बात कर रहा हूं, मैं आज आपके साथ में बीच में आया हूं और मैं आपके साथ में आज वो समय आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो समय मैंने देखा नहीं। लेकिन मैंने अपने पूज्य महाराज श्री जी गुरुदेव कदाश श्री जी महाराज, श्री कैलाशवासी श्री महंत उद्धवपुरी जी महाराज श्री जी के मुखारविंद से मैंने सुना। और कुछ लोगों के बारे में जो मैंने सुना, उनमें से एक मैं आपको वही अपनी, आज चूंकि क्रांति दिवस भी है, 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, जिसकी आग और जिसकी सूचना आगरा तक पहुंचते पहुंचते 10 अगस्त मतलब कल तक पहुंची थी, 10 अगस्त तक पहुंची थी। लेकिन प्रारंभ क्रांति का करो या मरो, ये करो या मरो वाली क्रांति जो थी वह प्रारंभ हो चुकी थी कि अब या तो अब हमें मरना है और या अब हमें कर्मठता के साथ में इन अंग्रेजों को हमें हमारे देश से बाहर निकालना है। तो ऐसी स्थिति अवस्था में हमारा आगरा शहर वो शहर रहा है, शायद पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा आगरा शहर वो शहर रहा है जिस शहर के अंतर्गत में यहां पर हर क्रांतिकारी ने अपना डेरा जमाया है। और ऐसा क्रांतिकारी शहर, क्रांतिकारियों को संरक्षण देने वाला शहर, क्रांतिकारियों को दिशा देने वाला शहर,
क्रांतिकारियों के यहां पर आवागमन वाला शहर, और ऐसा शहर जिसकी गूंज, जिस शहर की गूंज, और शायद यही कारण रहा है। अगर विश्व के मान पटल पर अगर हम लोग देखें तो उस मान पटल पर आज भी, पूरे विश्व के मान पटल पर आज भी जो केंद्र बिंदु आगरा शहर का, पूरे भारत में आगरा शहर का है, वो शायद किसी और शहर का और किसी और राज्य का नहीं, किसी और शहर का नहीं, किसी और देश का नहीं। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आगरा शहर से क्रांति प्रारंभ हुई, और ऐसी प्रारंभ हुई कि जिस क्रांति के अंतर्गत में, चाहे वह अहिंसावादी हों, चाहे वह हथियार के साथ में लड़ने वाले क्रांतिकारी हों, जिन्होंने हिंसा के आधार पर, जिन्होंने इस देश को मुक्त कराने का जज्बा रखा, वह सब लोगों ने इस आगरा की भूमि पर कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ क्षणों के लिए यहां पर इस आगरा भूमि पर आकर के अपना ठिकाना बना करके, अपनी व्यवस्था करके, उन्होंने इस आगरा शहर को धन्य किया। और उस श्रेणी में, महान क्रांतिकारियों की श्रेणी में, आगरा शहर में सरदार भगत सिंह, जिनका नूरी दरवाजा इस बात का प्रमाण है, और वह कमरा प्रमाण है जिस कमरे पर हमारे सरदार भगत सिंह जी महाराज रुके। और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये मैं वो नाम बता रहा हूं जो शायद मैंने सुने हैं कभी, और चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार भगत सिंह जी, वीर सावरकर, वह वीर सावरकर जिसको 2 बार मृत्युदंड दिया अंग्रेज सरकार ने। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है वीर सावरकर जी के ऊपर, और लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं वीर सावरकर के बारे में, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं, और शायद उनको यह पता नहीं है कि वीर सावरकर क्या शख्सियत था, क्या व्यक्तित्व था, वह क्या, किस ऊर्जा से भरा हुआ, किस शक्ति से भरा हुआ, जिससे अंग्रेज शासन इतना डरता था कि जिसको 1 बार नहीं अपितु 2 बार मृत्युदंड दिया गया। जरा विचार करिए, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे हमारे शहीद, ऐसे हमारे क्रांतिकारियों ने आगरा शहर से बुगुल फूका, और ऐसा बुगुल फूका कि जिसकी गूंज केवल देश में नहीं हुई, देशव्यापी नहीं हुई, अपितु इंग्लैंड बैठी हुई, वह इंग्लैंड जहां का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, जहां का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, वहां पर भी सूरज की किरणों ने अपनी प्रकाश करती हुई रश्मियों को कम किया है। ऐसी गूंज वहां तक पहुंची। और जरा विचार करिए, वीर सावरकर, उसी के अंतर्गत में नेताजी हमारे महान सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमारा आगरा शहर की है वो भूमि है, शायद हम और आप लोग शायद इसके बारे में जानकारी कम रखते हैं। और इसी के अंतर्गत में जहां पर ये एक दूसरे विचारधारा के जो हैं हमारे क्रांतिकारी लोग, वहीं पर एक दूसरी विचारधारा से ओतप्रोत अहिंसावादी क्रांतिकारी के हमारे राष्ट्रपिता के स्वरूप में महात्मा गांधी जी की भी ये एक प्रकार से विश्राम स्थली रही। यहां पर यमुना पार में महात्मा गांधी जी का बड़ा सुंदर स्थल मैं देख करके आया, मेरे को मौका मिला और मैं वहां होकर के आया हूं, और मेरे को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके अंतर्गत में मैं वहां पर जब होकर के आया तो सबसे प्रमुख बात है, मैंने वो जगह भी देखी, प्रयास किया। और इन्हीं सब श्रृंखलाओं में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है हम ये कहें कि केवल और केवल क्रांतिकारी ही अपना कार्य कर रहे थे, बल्कि समाज का हर तबका, समाज का हर वो व्यक्ति, और हर व्यक्ति से अभिप्राय मेरा एक ये भी है कि उस समय ना छोटा था, ना कोई बड़ा था, ना वृद्ध था, ना जवान था, ना कोई नारी थी, ना कोई महिला, बल्कि हर एक के हाथ में एक ही बात, एक ही मशाल कि हमें अपने भारत को इन अंग्रेजों से मुक्त कराना है। और ऐसा मुक्त कराना है, हमें इन अंग्रेजों से हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमें आधे अधूरे की बात नहीं करनी, हमें आधे अधूरे के अंतर्गत में हमें कहीं नहीं चलना है, अपितु हमको अगर चलना है तो हमें पूर्ण मुक्त, पूर्ण स्वराज्य की बात करनी। तो ऐसी स्थली में जहां पे हर शहर, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति
ओत प्रोत हो रहा था राष्ट्रभक्ति में। और आज व्यक्ति को कहीं ना कहीं जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी चिंगारी बहुत तेज जलती है, और उसी चिंगारी को हवा देने का कार्य आगरा शहर के हमारे कुछ क्रांतिकारी लोग कर रहे थे। और उन्हीं क्रांतिकारियों के कुछ नामों में एक सर्वोच्च नाम, वह नाम जिसने, मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से व्यवस्था कर रहा था, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से व्यवहार कर रहा था, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस राष्ट्र को कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज्य दिलाने का, स्वतंत्र करने का कार्य कर रहा था। और ऐसी स्थिति में चाहे वह बच्चा हो, बच्चों ने अपना एक वानर, पिताजी महाराज हमारे बताते थे कि वानर दल की एक स्थापना हुई, और वानर दल में छोटे छोटे जो बच्चे थे 10 वर्ष से नीचे, उनका कार्य होता था कि वह क्रांतिकारियों के लिए सूचनाएं इकट्ठी करते थे, एक सूत्र लेकर के कहीं दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। तो ये एक प्रकार से एक सब जगह से हर व्यक्ति हर तरीके से, हर व्यक्ति हर तरीके से अपना योगदान, सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास कर रहा था। और ऐसी श्रृंखला में जहां पर वीर सावरकर जी महाराज रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी रहे हों, उन्हीं श्रृंखलाओं में और उन्हीं व्यक्तित्वों के बीच में आगरा में कुछ व्यक्तित्व, और उन व्यक्तित्वों के बीच में एक बड़ा सुंदर व्यक्तित्व, और वह व्यक्तित्व रोशनलाल गुप्त, जिनका प्रिय नाम लोग जिन्हें करुणेश जी के माध्यम से जानते थे। पिताजी महाराज के साथ में बड़ा मेरा चर्चा रही, और एक जो कार्यक्रम आज भी वेलनगंज में, जहां पर मैं उसी स्थिति पर आऊंगा। देखिए, मैं उस समय का तो नहीं हूं, सबसे प्रमुख बात है, मैं उस समय का तो नहीं हूं जिस समय हमारा भारत पर जो है परतंत्र था। मेरे नजर में आज के समय में अगर हम बात करें तो मेरी नजर में गुलामी की, मेरी नजर में स्वतंत्रता 15 अगस्त या 26 जनवरी क्या है। अगर आज के बच्चों से अगर आप पूछें, देखिए, स्वतंत्रता का अभिप्राय वही जानता है जो कभी परतंत्र रहा हो। जिसने कभी वह गुलामी भोगी होगी वह जानता है कि स्वतंत्रता की आबो हवा क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। और उसी के अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है कि हमारा आगरा शहर, मेरे से अगर आप पूछें, और मेरे से नहीं, अभी तो आप मेरी जनरेशन वाले बच्चों से भी अगर आप पूछें, मस्ट बी अराउंड 40s आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं 40 के और 50 के दशक के अंतर्गत में मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने कभी गुलाम भारत नहीं देखा, जिन्होंने उस गुलाम भारत की एक हवा का भी कहीं ना कहीं, जब हम रहे होंगे तो शायद हम किसी दूसरे वेश में रहे होंगे, किसी दूसरे जन्म में रहे होंगे, तब हमने अपनी तरीके से योगदान दिया होगा। लेकिन वस्तुता यह है कि अगर आप मेरे से आप बात करें कि जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी की क्या विशेषता, तो मेरे लिए एक लिफाफे के अंदर 4 लड्डू और छुट्टी, ये स्वतंत्रता दिवस और ये गणतंत्र दिवस की मेरी नजर में मान्यता है। मैंने चूंकि उस गुलामी को नहीं देखा, मैं कभी गुलाम भारत में पैदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे स्वतंत्र भारत की अहमियत का पता नहीं। लेकिन पूछिए उन लोगों से जिन्होंने उस गुलाम भारत को देखा है, और उसी गुलाम भारत के अंतर्गत में एक नाम, वह था रोशनलाल गुप्त जी, करुणेश जी, जिनको नाम से लोग बुलाते थे। ऐसा जरा विचार करिए, करुणेश जी, जिनके मन में करुणा का भाव, करुणा का सागर, ऐसे करुणेश जी, वह अपने माध्यम से 10 वर्ष की अवस्था से, सन 1912 में बच्चा, वह बालक पैदा हुआ, और 10 वर्ष की अवस्था में, जरा विचार करिए कि 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्नता, उपस्थिति दर्ज कराना प्रारंभ कर दिया, अपनी उपस्थिति कराना प्रारंभ कर दिया। जरा विचार करिए, आज के समय में ऐसी स्थिति, उस बालक के मानस पटल पर क्या रहा होगा जुनून, उस जुनून की अगर हम लोग बात करें, वह करुणा, जैसा कि उनका नाम है करुणा के सागर, करुणेश जी, ऐसा हमारे पिताजी महाराज का मानना था। ये जितनी भी आज मैं बातें करूंगा आगरा शहर की, उस क्रांति के समय की, ये सब मैंने सुनी हुई बातें हैं, मैंने कोई देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुनी हुई बातें मैं आज तक आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्रयास है, देखिए, इस फेसबुक के माध्यम से हम और आप लोग जुड़े हैं,
तो कहीं ना कहीं मेरा एक प्रयास है कि मैं आपके इस माध्यम से हम लोग जुड़े और जुड़ करके हम लोग उस सूत्र को जाने जिसकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में अपनी श्वास ले रहे हैं और शायद जिसकी अहमियत हमें और आपको नहीं पता। तो आज ऐसा 9 अगस्त क्रांति दिवस, और क्रांति दिवस में भी ऐसा व्यक्तित्व जिसने, क्योंकि आगरा शहर ऐसा नहीं था कि केवल यहां पर क्रांतिकारी आकर के केवल जो है पनाह लेते थे, शरण स्थली नहीं थी आगरा शहर, बल्कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आगरा शहर कर्म स्थली थी क्रांतिकारियों की। यहां पर रोज नियमित रूप से परीक्षण, बमों के परीक्षण होते थे। यहां पर आगरा शहर में बमों के परीक्षण होते थे। और यह बात नूरी दरवाजे पर जब बम का विस्फोट हुआ तो उस बम के विस्फोट में लोगों को पता लगा। यहां पर यमुना के घाट पर जहां बमों के विस्फोट होते, लोग यमुना का घाट और उस यमुना के घाट में रेतिया का स्थल, वह रेतीला स्थल कहीं ना कहीं यह बमों के परीक्षण के लिए बहुत सर्वोत्तम स्थली होती थी। तो उस कारण से क्रांति, और सबसे प्रमुख बात भौगोलिक संरचना के आधार पर भी, भौगोलिक संरचना के आधार पर दिल्ली पास में, लखनऊ अवध पास में, यहां से ये वो शायद केंद्र बिंदु हो गया था आगरा, जिसके अंतर्गत में मैं अगर ये कहूं कि आगरा में एक प्रकार से क्रांति की एक अलग सी धारा बह रही थी। हर व्यक्ति अपने तरीके से क्रांति करने का प्रयास कर रहा था, तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में जहां पर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, मनकामेश्वर मंदिर, अपने धर्म के माध्यम से, हमारे दादा गुरुदेव धर्म के माध्यम से गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, और उन गतिविधियों को बढ़ाते हुए वह आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे। लोगों को धर्म के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। आज एक जयकारा शायद खत्म हो गया है, और वो जयकारा है धरती मैया की जय, धरती माता की जय। आज हम लोग जहां भारत भूमि की, भारत माता की जय बोलते हैं, वहीं पर उसी समय एक नारा आज से कई सौ दशकों पहले वही चलता था, धरती माता की जय। और धरती माता की जय का अभिप्राय यही होता था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और उस स्थिति में करुणेश जी, हमारे आगरा शहर के वह सर्वोच्च 10 वर्ष का वह बालक, जब पिताजी महाराज ने मुझे बताया तो पिताजी महाराज ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने मुझे कहा कि वह 10 वर्ष का बालक करुणेश, वह रोशन लाल गुप्त, क्योंकि उस समय भी पिताजी महाराज की भी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। पिताजी महाराज ने भी सुना था, क्योंकि पिताजी महाराज की जो है जन्म तारीख जो थी वो उनके बाद में है। वो 1912 में हुए पिताजी हमारे, 30 और 31 के मध्य में, 31 के दशक में पैदा हुए। तो उन्होंने भी वह उनका अनुसरण किया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दादा गुरुदेव से, हमारे दादा गुरुदेव से उन्होंने सुना, और सुनकर के उन्होंने बड़ा सुंदर, उन्होंने वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उन्होंने वानर दल के एक प्रकार से बच्चों का एक जो दल होता था उसके जो है मुखिया बने पिताजी महाराज। खैर, पिताजी महाराज बताते हैं हमारे कि करुणेश जी वास्तव में करुणा का अवतार थे। उनके मन में, उनके हृदय में कहीं ना कहीं भारत भूमि को, भारत को लेकर के, अपने देश को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के जो उनका चिंतन था वह अपने आप में अभूतपूर्व था। और उसी श्रृंखला में वह 10 वर्ष के बालक ने, वो 10, जरा विचार करिए 10 वर्ष का बालक क्या होता है। 10 वर्ष के बालक की मानसिक स्थिति क्या होती है। खेलने कूदने के जो समय होता है उस समय वो खेलते, अगर कूदते भी थे तो उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्येय, उनकी पूरा का पूरा खेल का जो मैदान है वह कोई साधारण अवस्था में, व्यवस्था के अंतर्गत में गली मोहल्ले और साधारण से खेल नहीं होते थे, अपितु उनका खेल देखिए क्या होता था। पर्चे छापना, पर्चे बांटना, पर्चों को चिपकाना, यह उनका खेल होता था। कि जो अंग्रेजों के विरोध की जो गतिविधियां होती थी, उन अंग्रेजों के विरोध की गतिविधियों को जरा विचार करिए, उन अंग्रेजों की विरोध की गतिविधियों को वह चिपकाते थे। ये उनका खेल होता था 10 साल के बालक का। अगर पकड़े जाने का बड़ा भय होता था, और उस पकड़े जाने के उस भय को उस समय पर उन्होंने इस बात को, इस तथ्य को उन्होंने बड़े अद्भुत तरीके, उन्होंने खेल के स्वरूप में उसे स्वीकारा, और खेल के स्वरूप में उसे स्वीकार करके उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया। थोड़ा और बड़े हुए, मन में चूंकि इच्छाएं अनंत थी, मन में उनके भावना प्रबल थी, और जैसा कि हमारे यहां बात कही जाती है कि जहां चाह
वहां रहा। और उसी के अंतर्गत में वह उन्होंने एक समाचार पत्र की उन्होंने स्थापना की। कलम के धनी हुए, यह भी ईश्वरीय कृपा, और ईश्वरीय कृपा ऐसी ईश्वरीय कृपा कि उस कृपा के अंतर्गत में आप निश्चित मानिए, क्योंकि जब आप ईश्वर से, राष्ट्र हमारा देवता है, और उस राष्ट्र देवता के अंतर्गत में जहां पर चाह होती है वहां राह होती है, और राष्ट्र अगर हमारा देवता है, राष्ट्र देवो भव, उसी के अंतर्गत में उन्हें भी एक रास्ता मिला, और वह रास्ता उन्हें लगा कि अब आवश्यकता है कि लोगों को, जनता को जागरूक किया जाए। और उस जागरूकता को कैसे किया जाए, क्या व्यवस्था हो उस जनता को जागरूक करने की। तो उस समय पर करुणेश जी ने एक समाचार पत्र को निकालने का प्रारंभ किया, एक समाचार पत्र छापने का उन्होंने व्यवस्था की। साथ साथ में समाज सेवा भी होती रही, साथ साथ में अंग्रेजों के विरोध में गतिविधियों में भी लिप्त रहे, साथ ही में वह समाचार के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचने का काम करने लगे। क्योंकि समाचार पत्र की अपनी एक जो है ऑरा होता है, अपना उसका एक अपना सर्कल होता है, अपनी उसकी एक व्यवस्था होती है, और कुछ उसकी वह समाचार पत्र असीमित हो गया आगरा शहर में। हर व्यक्ति उस समाचार पत्र के लिए एक प्रकार से पागल हो गया, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और उसमें उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रमुख रूप से प्रखर वाणी से, प्रखर लेखनी से और मुखर होकर के जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तब आगरा में एक नए अध्याय प्रारंभ हुआ, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और वह अध्याय था क्रांति के क्षेत्र में आगरा में आग लगा देने वाला अध्याय। वह अध्याय था क्रांति के क्षेत्र में एक अलग सा अध्याय, जिसमें कि आगरा से भयभीत हो गया व्यक्ति। एक यहां पर उस समय उनका जो, जिस प्रेस में उनको छापा जाता था, उनके कईयों बार छापे पड़े, कईयों बार उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह शायद उनकी बहुत ही सुंदर व्यू रचना रही होगी। और उस व्यू रचना के अंतर्गत में मुझे तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन पिताजी महाराज ने बताया कि उनकी इतनी सुंदर व्यू रचना थी कि जब जब छापे पड़ते थे तो अंग्रेजों को कुछ नहीं मिलता था, कोई मटेरियल उनको प्राप्त नहीं होता था। और उस स्थिति में रोशनलाल गुप्त जी अपना कार्य करते रहे और अंग्रेज अपना कार्य करते रहे। अंग्रेज आते थे, छापे पड़ते थे, और जब वापस होते थे तो उनके हाथ में कुछ नहीं होता था। और उस समय पर आशा नाम का एक पत्रक था, और उस आशा नाम के उस पत्रक में उन्होंने, रोशनलाल जी ने बड़ा सुंदर ऐसा उन्होंने अलग जगाई और लोगों को जागृत किया। और उस जागृत की अवस्था में, व्यवस्था में उन्होंने कईयों कार्य उन्होंने ऐसे किए, जिसके अंतर्गत में एक वासुदेव गुप्त जी भी हुए, करुणेश जी तो थे ही थे, श्री राम जी थे, जगन प्रसाद जी थे, श्री और सेठ अचल सिंह जी थे, पालीवाल जी थे, हमारे दादा गुरुदेव थे, महर्षि उमा महेश्वरपुरी जी महाराज श्री जी गुरुदेव हमारे, और कई सारे हमारे, सब लोग अपनी अपनी तरीके से इस राष्ट्र स्वतंत्र आंदोलन में, मैं तो ये कहूंगा कि इस राष्ट्र स्वतंत्रता की यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे थे। जिसको जैसे जो व्यवस्था बन रही थी वह उसी प्रकार से आहुति दे रहा था। कोई हमारे जैसे जो धर्मनिष्ठ लोग थे वह अपने धर्म के माध्यम से दे रहे थे, जो कर्मनिष्ठ लोग थे वह कर्म के माध्यम से दे रहे थे, जो हमारे और कई सारे लोग थे वह सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत में जो है आहुतियां दे रहे थे। तो उसी के अंतर्गत में एक बड़ा सुंदर कांड हुआ, और उस कांड के अंतर्गत में जलियांवाला बाग जो है उसमें जनरल डायर ने जो है गोली चलवाई, और उसमें कई सारे लोग मारे गए। बहुत ही बीभत्स कांड हुआ, और उस बीभत्स कांड की गूंज ने सबको व्यथित कर दिया। शायद एक वहीं से छोटा सरदार भगत सिंह की भी उत्पत्ति हुई, जिसने अपने खेत में बंदूक उगाने का काम शुरू किया। उसके पिता ने एक दिन वो बीज डाल लेते, हमने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है। तो उस समय पर उस बालक से उसके पिता ने पूछा, क्या करता है भगत तू? तो उसने कहा कि मैं बंदूक उगा रहा हूं। तो किसी ने पूछा कि क्या करोगे बंदूक? बोले अंग्रेजों से लड़ूंगा। और वहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, और ऐसा अध्याय जिसकी परिणति इंग्लैंड में ऊधम सिंह ने
जाकर के जिसका बदला लिया, और जब मारा तो उसकी खबर, और केवल उसकी खबर नहीं, रोशनलाल गुप्ता जी के पास में इतने इतने सूत्र थे, ऐसे ऐसे स्रोत्र थे कि कोई भी आगरा में, चाहे वह वीर सावरकर जी हों, चाहे वे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वे जो है भगत सिंह जी हों, चाहे वे महात्मा गांधी जी हों, चाहे वे नेहरू जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, वह सब लोग, उन सब के इंटरव्यूज, उन सब के साक्षात्कार के साथ में, चित्र के साथ में, साक्षात्कार के साथ में उनके जो है छपते थे। चित्र तो नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन हाँ साक्षात्कार के साथ में उनके छपते थे, पिताजी महाराज ने बताया। और जब उनके साक्षात्कार के साथ में छपते थे तो अंग्रेज उनसे पूछते थे कि तुम्हें स्रोत्र कहां से मिलता है, तो उन्होंने कभी बताया नहीं उस स्रोत्र का। ऐसा राष्ट्र का प्रेमी, राष्ट्र प्रेम में को करने वाला ऐसा राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र रसिक, मैं तो कहूंगा राष्ट्र रसिक, जो राष्ट्र रस से, राष्ट्र प्रेम की रसना रस से ओत प्रोत हो, ऐसा व्यक्तित्व का मिलना बड़ा मुश्किल है। और उस स्थिति में जरा विचार करिए, जब ये साक्षात्कार छपे तो उनके समय पर, जगह समय समय पर अंग्रेजों ने आकर के उनको बहुत ज्यादा व्यथित किया, बहुत ज्यादा उनको उसी समय उन्होंने ऊधम सिंह का उन्होंने साक्षात्कार छापा। कांड कहां हुआ? अब जरा विचार करिए कि उनका नेटवर्किंग क्या रही होगी। जो आज के समय में हमारे आदर्श जी, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जानिए कि आज तो हम और आप लोगों के पास में, मीडिया के पास में आज जो है पूरा टेक्निक्स हैं, पूरी तकनीक है, पूरी व्यवस्था है। लेकिन जरा विचार करिए उस समय इंग्लैंड, आज तो हमारे पास में गूगल है, हम सर्च करते हैं और हमें पता लग जाता है। आज हमारे पास में इंटरनेट है, कहीं पर कोई चीज हुई, कोई कांड हुआ तो हमें वहां से पता लग गया। लेकिन जरा विचार करिए उस समय क्या क्या कांड हुआ कि उस समय पर ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में मारा, समाप्त किया, और उसकी सूचना आगरा के समाचार पत्र में दी गई। जरा विचार करिए क्या स्रोत्र रहा होगा उनका, क्या नेटवर्क रहा होगा रोशनलाल गुप्ता जी का, क्या व्यवस्था रही होगी रोशनलाल जी की। ऐसा व्यक्तित्व करुणेश जी का, जिसने पता नहीं कहां कहां से, किन किन स्रोतों से, किन के प्रकार से उन्होंने जो है ये जानकारी इकट्ठी की होगी। भाई ऊधम सिंह ने मार दिया, इंग्लैंड में मारा गया, और जब इसका वो खबर आगरा शहर के समाचार पत्र में छपी तो आगरा शहर हिल गया से अभिप्राय यहां के जो कलेक्टर था हार्डी, वह हिल गया। उसने तुरंत गुस्से में आकर के उसने आदेश दिया कि इसको पकड़ करके लाओ, और पकड़ करके जब पुलिस आई तो फिर मैं पुनः कहूंगा, देखिए क्या नेटवर्क है रोशनलाल गुप्ता जी का, क्या नेटवर्क था कि उस समय पर वह वहां से गायब हो गए। जैसा कि उन्हें पकड़ नहीं पाई पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, और ऐसी स्थिति अवस्था में, व्यवस्था के अंतर्गत में उन्होंने बम परीक्षण करने प्रारंभ किए, बम बनाने प्रारंभ किए। हालांकि गांधी जी के सत्याग्रही आंदोलन से भी जुड़े वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक शायद बदले की जिजीविषा कह लीजिए, एक बदले की भावना कह लीजिए, या यह कह लीजिए कि नहीं, हमें अपने राष्ट्र को येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीति के अंतर्गत में हमें अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। और उस समय पर उन्होंने जब बम परीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने बम बनाया, और बम बना करके अभी तक याद होता है, पिताजी महाराज हमारे बताते थे कि मानो कल की सी बात है, मानो कल की सी बात है। और कल की सी बात में पिताजी महाराज बताते हैं कि राम बारात का समय था, और उस राम बारात के समय में जरा विचार करिए, राम बारात के समय में राम जी का हाथी निकल रहा था। पिताजी महाराज हमारे उसी पीछे जो है साथ में उपस्थित, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हर व्यक्ति, चाहे वह धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो, चाहे वह कर्मनिष्ठ हो, चाहे वह समाजनिष्ठ हो, चाहे वह किसी भी धारा से बहता हुआ व्यक्ति था, हर गली का, हर शहर का, हर मोहल्ले का हर व्यक्ति अपनी अपनी तरीके से उसमें योगदान दे रहा था। और उस समय पर उन्होंने बम फेंका कलेक्टर हार्डी पर, जब वह बम गिरा तो वो कलेक्टर हार्डी उसमें बच गया। उसमें आप ये विश्वास मानिए कि
रोशनलाल गुप्ता जी का प्रयास था कि भाई तुमने जो है एक प्रकार से हमारे जो है एक ये कह लीजिए कि ऊधम सिंह को जो तुमने उस बालक को जो उन्होंने किया उसने बिल्कुल सही किया, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का राज था और हम लोग गुलाम थे, परतंत्र थे, तो लिहाजा उस समय पर अपनी गूंज को भी सुनाना बहुत जरूरी था। तो उस समय पर उन्होंने एक बम फेंका और जब वो बम फेंका तो भगदड़ मची और उस भगदड़ में कलेक्टर हार्डी बच गया। ये इनके इन प्रकार शायद ये उसका सौभाग्य रहा होगा, लेकिन वो बच गया। और उसी दौरान यह 3 लोग थे, उसमें वासुदेव गुप्त जी भी थे और एक जो है करुणेश जी थे और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 3 लोग यहां से भूमिगत हो गए और भूमिगत होने के बाद में करुणेश जी पकड़े नहीं गए। मैं पुनः यहां पर एक बात आप लोगों को पुनः मैं इंगित करूंगा कि उनका नेटवर्क इतना मजबूत था और उस नेटवर्क में ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था थी जिस स्थिति और व्यवस्था के अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है कि उन्हें हर सूचना प्राप्त होती थी और सुलभता से प्राप्त होती थी और सुलभता के साथ में उन्होंने कई सारे अध्यायों को जोड़ते चले गए। कुछ साल 1.5 साल बाद वह मामला जब ठंडा पड़ा तो उस मामले के पश्चात उन्होंने अपनी गतिविधियों को पुनः सामने आए और अपनी गतिविधियों को पुनः प्रारंभ किया। साप्ताहिक छापने लगे, साप्ताहिक छपने लगा, साप्ताहिक के माध्यम से हर गतिविधि को हर एक को पहुंचाने लगे। तीसरे थे धन्यवाद जो है राम प्रसाद भारतीय जी, राम प्रसाद भारतीय जी, धन्यवाद। और राम प्रसाद भारतीय जी थे, तो उन्होंने इन 3 लोगों ने उसमें मिलकर के कार्य किया। तो उस समय उन्होंने जो बम कांड जो किया, ये बम कांड की गूंज केवल आगरा शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस बम कांड की गूंज आगरा शहर से बाहर और ऊपर, और अगर हम लोग चलें तो ऐसा हार्डी बम कांड हुआ, ऐतिहासिक घटना थी आगरा की, और वह भी उस समय पर राम बारात के समय पर ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी गूंज भारत तक सीमित नहीं रही, जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य इंग्लैंड तक अपनी गूंज की उपस्थिति दर्ज कराई और वहां पर भी अंग्रेजों को दहला दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व थे रोशनलाल। उसी कांड में सुनते हैं, पिताजी महाराज बताते थे कि उसी कांड में उस समय पर उनकी एक आंख में, चूंकि बम फटा तो बम के फटने के बाद से उन्होंने कई सारे उस बम के परीक्षण में उनकी एक आंख जाती रही, एक आंख की रोशनी जाती रही, और आंखों की रोशनी के जाने के पश्चात भी वो व्यक्तित्व कुछ अलग तरीके का, अलग जीवटता का व्यक्तित्व था, कुछ अलग तरीके का व्यक्तित्व था। और ऐसा व्यक्तित्व था कि शायद जिसने कभी झुकना सीखा ना हो, प्रकृति ने उसके बार बार हर बार उसके बहुत परीक्षा ली, हर प्रकार की परीक्षा ली, लेकिन वो व्यक्ति हर परीक्षा से मानो यह कह करके प्रकृति के या ईश्वर के द्वारा दिए गए हर परीक्षा को शायद वो ये कह करके आगे बढ़ता था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। और मुझे आगे बढ़ करके वह उस चीज को भी, आप विश्वास, जिसकी आंखें खत्म हो गई, आंखों की रोशनी क्षीण हो गई, अब वो क्या करे? एक आम आदमी आज के समय में अगर देखा जाए तो वो क्या करेगा? लेकिन उस व्यक्ति ने उस समय पर भी हार नहीं मानी, और उस समय पर भी हार ना मानते हुए उस व्यक्ति ने छोटे छोटे बच्चों को माध्यम बनाते हुए, उस व्यक्तित्व ने छोटे छोटे बच्चों को माध्यम बनाते हुए अपने लेखों को बोल करके लिखवाना प्रारंभ किया। हमारे पिताजी महाराज भी इसी प्रकार की व्यवस्था में रहते थे, और पिताजी महाराज जब उनको आंखों से दिखाई देना कम हो गया तो उन्होंने अपने लेखों को लिखवाना शुरू कर दिया। और जब उस समय पर गुप्ता जी ने अपने लेखों को लिखवाना प्रारंभ किया और उनके लेख यथावत छपने लगे, और ऐसे यथावत छपे तो आप विश्वास मानिए कि पुनः अंग्रेज घबरा गए, और घबराने पर जो ऐसी स्थिति आ गई कि लगभग उनकी दोनों, मतलब अंग्रेजों ने प्रताड़ित करने का, शायद मैं तो महसूस भी नहीं कर पा रहा हूं उस चीज को कहते हुए भी, मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि अंग्रेजों ने कितना प्रताड़ित नहीं किया होगा, लेकिन
उन्होंने जिस तरीके से प्रताड़ित किया उसके अंतर्गत में वो एक सीमा अलग थी। और उस समय पर उन्होंने उस परतंत्र भारत को उन्होंने स्वतंत्र भारत में लाने की जो भूमिका आगरा शहर के हमारे कई सारे आदरणीय बाबूलाल मित्तल जी, अपना जो है कई सारे त्रिकंटक दल के नाम से इन्होंने किया था ये कार्य, और त्रिकंटक दल के नाम से इन्होंने वासुदेव गुप्त जी, राम प्रसाद भारतीय जी, करुणेश जी ने प्रहार किया जिसमें 32 लोग घायल। ये ऐतिहासिक था। फिर उसके बाद में इन्होंने उषा पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अपनी पुनर्व्यवस्थाओं को धारण किया, और पुनर्व्यवस्थाओं को धारण करते हुए इन्होंने उस समय पर पुलिस ने इनको जब एक अंक ही प्रदर्शित मैंने कहा ना, बार बार जो है ये आते थे, पुलिस पकड़ती थी, जाते थे, फिर छूट करके आते थे, लेकिन अजीब सी एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे रोशनलाल गुप्त जी। ऐसा एक ही अंक प्रकाशित हुआ इनका, और ऐसा एक ही उषा अंक एक ही अंक प्रकाशित हुआ कि पुलिस ने इनको 9 अप्रैल 1942 को फिर पकड़ लिया, और पुलिस ने फिर पकड़ करके फिर इनको कैद कर लिया। ये फिर छूटे, और फिर छूट करके इन्होंने पुनः गतिविधियों में जो है लिप्त रहे, और इन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, इतने कार्य किए कि शायद मैं तो ये कहूंगा कि मेरे को तो एक ऐतिहासिक कार्य है ये आगरा शहर का। आपको शायद बम कांड शायद आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन उस समय कुछ ही बम कांड, क्योंकि बम बनाने की विधा सबको नहीं आती थी, क्योंकि जो उस समय था, उस समय में बम विधा को बताने बड़े बम विधा को हर एक को नहीं मालूम होता था, और उस बम विधा की स्थिति ऐसी थी कि या तो बम भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने जो है फोड़ा था कोर्ट रूम में, जरा विचार करिए, और या फिर ये कलेक्टर हार्डी का बम कांड था जिसने चूल्हे हिला दी थी अंग्रेजों की। और जब ये चूल्हे हिली तो उसके अंतर्गत में आप विश्वास मानिए कि अंग्रेज घबरा गए, हतोत्साहित हो गए, और हतोत्साहित होकर के अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वह सारी चीजें चलने लगी कि नहीं भाई, अब हमको भारत छोड़ना है। और उसी के अंतर्गत में उनको वह जब हमारा भारत आजाद हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना, अगर आप कोई अच्छे पद जो है रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। और ऐसा व्यक्तित्व जब अंततोगत्वा हमारा भारत जो है आजाद हुआ, और उस आजाद भारत में उनका सम्मान भी किया गया। स्वयं उपराष्ट्रपति श्री तत्कालीन आर वेंकटरमन राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने उनका अभिनंदन किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने भी उनको राष्ट्रपति भवन बुला करके उनका सम्मान किया। और कई समय करुणेश जी केवल, आप ये अगर ये कहें कि करुणेश जी केवल क्रांति से ही जुड़े रहे, क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं। क्रांति के अलावा भी उनके अंदर कई सारी विधाएं थी जो कि शायद आज मुझे लगता है कि उनके बच्चों के अंदर परंपरागत आई हैं, और परंपरागत ऐसी आई हैं जिसके अंतर्गत में आप विश्वास मानिए हर विधा से, बल्कि केवल उनके बच्चे नहीं अपितु उनके बच्चों के बच्चे भी काव्य जगत से जुड़े हुए हैं, साहित्यिक जगत से जुड़े हुए हैं। वह आप विश्वास मानिए, ये एक जो पूरा परिवार है, उस पूरे परिवार की स्थिति आप ये मानिए कि चंद्रशेखर गुप्त जी हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं केनरा बैंक से, गाजियाबाद से। सर्वज्ञ जी हैं, और संजय गुप्त जी हैं, आदर्श नंदन जी हैं, शरद गुप्त जी हैं। इनमें से सभी लोग किसी ना किसी रूप में साहित्यिक जगत से जुड़े हुए हैं, सबसे प्रमुख बात। और साहित्यिक जगत से जुड़े होने के कारण से मैं तो ये कहूंगा कि शायद ये उनके डीएनए टू डीएनए एक ट्रांसफर हुआ है। और सर्वज्ञ जी तो हमारे कविताएं काव्य पाठ करते हैं। संजय गुप्त जी ने अभी कोरोना काल में ही जो है एक बड़ा सुंदर एक कविता का उन्होंने संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं से उन्होंने उपासना की है कि भाई जल्दी से जल्दी शीघ्र
ये दूर हो, समाप्त हो। आदर्श नंदन जी तो हमारे पत्रकारिता के बड़े उस आयाम पर है जहां पर हमने अपने पिताजी के समक्ष इन्हें बैठे हुए देखा है, और बड़े लेखों में और बड़े बड़े लोगों का आपने जो है साक्षात्कार लिया है। सबसे प्रमुख बात है कि हर व्यक्ति, और केवल यही नहीं, अब इनके आगे आने वाली जो नई पौध है, जो रोशनलाल गुप्त जी, करुणेश, उसके तत्पश्चात आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी कहीं ना कहीं साहित्यिक जगत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी मैंने पीछे एक एल्बम देखा था शायद अभिनंदन का, और अभिनंदन ने अपने उस एल्बम में बड़ा सुंदर दिया था, तो उस एल्बम का, और आपकी दो पुत्रियां चंद्रलेखा जी जो कि और निरुपमा जी जो कि एक क्रमशः लखनऊ और आगरा में विराजमान है, और ऐसे परिवार को मैं नमन करता हूं। वह केवल, मैंने कहा ना, केवल क्रांति के ही जगत से नहीं जुड़े रहे। अभी तो उसके बाद में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने उर्मिला के व्यक्तित्व के ऊपर भी लिखा। उर्मिला, जिसका प्रकाशन के समय जब इनका लोकार्पण हुआ उर्मिला के इस ग्रंथ का, उर्मिला के 14 वर्ष, तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस लोकार्पण कार्यक्रम में मैं उपस्थित था। ये मेरा सौभाग्य रहा। तो ऐसी स्थिति व्यवस्था में जब उन्होंने उर्मिला के ऊपर लिखा, तो जरा विचार करिए, उर्मिला हर एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का शायद मुझे याद आता है कि उन्होंने उर्मिला के ऊपर लिखा है। जहां तक मैं इस बारे में थोड़ा सशंकित हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उर्मिला का चरित्र, वह मैंने नहीं, मांडवी का था शायद, मांडवी या उर्मिला में से किसी एक का था, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उसमें से मांडवी या उर्मिला के दोनों चरित्रों में से एक के चरित्र के ऊपर है। राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है। तो उस समय आपने जो उर्मिला का चरित्र लिखा है, वह चरित्र वास्तव में पढ़ने योग्य है। उर्मिला के 14 वर्ष, और उन 14 वर्षों का जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा एक अद्भुत सा लगा कि यह व्यक्ति केवल क्रांति जगत से ही नहीं जुड़ा, इसके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना कि ऐसा रामायण का वह पात्र, वह व्यक्तित्व जिसके ऊपर हर कोई लिखा, क्योंकि रामायण के कई सारे व्यक्तित्व हैं। श्रुतकीर्ति है, मांडवी है, उर्मिला है, केकई है, कौशल्या है, सुमित्रा है, रावण, ये जितने भी पात्र, अभी मैंने पीछे कहा था कि राम के साथ में जो पात्र जुड़ गए वह परम पुनीत पवित्र हैं। आप और हम लोग इससे नहीं कह सकते। तो सबसे प्रमुख बात है, आप ये विश्वास मानिए कि आगरा शहर एक अद्भुत क्रांति का शहर रहा। सत्याग्रही जो अपने रहे, 101 तोपों की 101 बम फटे थे आगरा शहर में। एक बार आप विश्वास करिए, मलखान सिंह की सभा होनी थी, अलीगढ़ से बुलाया गया था मलखान सिंह को, अंग्रेजों को पता चल गया, लेकिन उस समय पर वह कहां हो, तो मनकामेश्वर मंदिर एक ऐसा, क्योंकि शहर में, क्षेत्र में, आगरा शहर में मनकामेश्वर मंदिर है, और मनकामेश्वर मंदिर का क्षेत्र में, शहर में, मध्य शहर में होने के कारण सबके लिए सुलभ है, सहज है, हर व्यक्ति सुगम है, हर व्यक्ति पहुंच सकता है। तो ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है कि मलखान सिंह को लाया गया अलीगढ़ से। मलखान सिंह उस समय अलीगढ़ का शेर कहा जाता था, आदर्श जी ने मुझे बताया। तो उस समय पर आप मानिए कि कैसे हो सभा, कैसे हो, कैसे लोग जुटे, अंग्रेजों को पता लग गई, चप्पे चप्पे, नाके नाके पर, जगह जगह पर जो है लोग इकट्ठे हो गए। और उस समय पर लोग जब इकट्ठे हुए तो एक बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से एक व्यवस्था की गई। और व्यवस्था कैसी की गई? ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसके अंतर्गत में सन 1932 की बात है, और उस समय पर ऐसी व्यवस्था की गई कि एक कहीं ना कहीं एक व्यवस्था, कोई संकेत दिया जाए। तो वो संकेत क्या हो? तो रामलीला होती थी, तो रामलीला के जो हथकोले जो बनते थे उनको जगह जगह बांट दिया गया लोगों में। अब हथकोले एक समय पर, निश्चित समय पर एक फटे, तो जब वो फटे तो लोग समूह के समूह, जत्थे के जत्थे, भीड़ के रूप में जब अपने अपने घरों से निकले, तो पुलिस प्रशासन, एक तो धमाके हुए, तो पुलिस प्रशासन एकदम से जो है सशंकित हो गया, फैल गया, घबरा गया, और धमाकों के साथ में भीड़ निकली। तो भीड़ के साथ में
पुलिस प्रशासन उन व्यवस्थाओं को संभाल नहीं सका। आगरा अपने आप में बड़ा ही अद्भुत शहर रहा है, ऐसा शहर रहा है ये जिसके बारे में मैं जितना भी गुणगान करूं, क्योंकि मेरा तो जन्म स्थल है आगरा, और उस जन्म स्थल ही पर मेरा आगरा शहर के और ऐसे ऐसे आजादी के उन दीवानों को मेरा प्रणाम, वंदन, नमन। ऐसे दीवाने जिन दीवानों की वजह से हम आजाद भारत में, आजाद हिंदुस्तान में हम चैन की सांस ले रहे हैं। तो मेरा आज 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मेरा रोशनलाल गुप्त जी, करुणेश जी को शत शत नमन। बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी आगरा शहर के रहे, समय समय पर उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज क्रांति दिवस, और क्रांति दिवस में भी सबसे प्रमुख बात है कि केवल करुणेश जी ने हमेशा, जैसा कि उनका नाम पड़ गया था करुणेश, और करुणेश का अर्थ है करुणा का सागर, करुणा का समुद्र, उन्होंने हमेशा उत्पीड़नों के ऊपर, उपेक्षितों के ऊपर, जिस समाज के किसी भी वर्ग का अगर कहीं कोई उत्पीड़न हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने उसका आगे बढ़ करके केवल आजादी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वह आजादी के आगे भी उन्होंने उनका ध्यान रखा और उनको न्याय प्रणाली के अंतर्गत में उन्हें न्याय दिलाने का कार्य किया। तो ऐसे करुणेश जी को मेरा शत शत नमन, वंदन, प्रणाम। मैं तो बालक हूं, मैंने जो पिताजी महाराज के मुखारविंद से जो सुना था वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और उस प्रयास में बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद मैं अगर कहीं कोई कमी रह गई हो। उन्होंने एक बड़ा सुंदर एक आयुर्वेदिक पुस्तक भी लिखी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक पुस्तक भी लिखी और संतान सूर्योदय का प्रकाशन किया। तो आप ये जरा विचार करिए कि ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रभक्ति से भी ओतप्रोत रहा हो, जो धार्मिक भी, धर्म जगत से भी अछूता ना रहा हो, और जिसको आयुर्वेद के बारे में भी जिसको जानकारी हो, ऐसा व्यक्तित्व का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में ऐसे व्यक्तित्व होते नहीं, ऐसे लोग पैदा नहीं होते, ये वास्तव में पैदा नहीं होते, इनका अवतार होता है। वैसे तो अवतार हम और आप सब लोगों का है, लेकिन सार्थक जीवन उसी का है जो किसी के काम आए। सार्थक जीवन उसी का है जो किसी के काम आए। तो आज ऐसी 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मेरा सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम, शत शत नमन। आगरा की भूमि को नमन, आगरा के उपस्थित सभी उस परिवारों के, उन लोगों को नमन जो किसी ना किसी रूप से क्रांति से जुड़े रहे। और केवल आगरा ही नहीं, अभी तो मैं तो पूरे देश के लोगों को नमन करता हूं, देश के क्रांतिकारियों को नमन करता हूं, और उन सब के साथ में हमारा आगरा शहर हर प्रकार की आपदा से, हर प्रकार के अव्यवस्था से, हर प्रकार से सुरक्षित रहे। चाहे वे दैविक आपदा हो, चाहे वे महामारी के रूप में उपस्थित हो, चाहे वे किसी दूसरे रूप में उपस्थित हो, लेकिन हमारा आगरा शहर, हमारा देश बचा रहे। तो आइए सभी लोग बड़े प्रेम से हाथ उठा के बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। सबसे प्रमुख बात है कि मैंने प्रयास किया, और जैसा भी है मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। धन्यवाद आप सभी गुप्त परिवारीजनों का, और आप लोगों ने मेरे को सुना। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं कोई शब्दों की कहीं कोई कमी रह गई हो, तो मैं आप सभी, क्योंकि मैं आप लोगों में जो गुप्त परिवार के जो समस्त लोग हैं, क्रांतिकारी, गांधीवादी, साहित्यकार, आयुर्वेदाचार्य काव्यश्री करुणेश जी को नमन है मेरा। और अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो मैं एक ही बात कहूंगा कि मेरी उस कमी को बालक समझ करके मुझे क्षमा करें, और जहां कहीं भी आप सब लोगों के रूप में, मैं तो कहूंगा आप सब लोगों के रूप में, क्योंकि आप लोगों का सबसे प्रमुख बात है कि आप लोग जो गुप्त परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वह कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है।
अपितु आप सब लोगों के अंदर एक दैवीय शक्ति विराजमान और विद्यमान है, प्रतिष्ठापित है, और उस दैवीय शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन है मेरा, साधुवाद है, धन्यवाद है। और साथ ही में विशेष तौर पर सभी, हालांकि सभी परिवारी जन हैं हमारे, तो सभी बड़े भाई लोग हैं, तो सही कह रहे हैं अभिनंदन जी, बहुत कम जगह पर यहां पर भारत माता का मंदिर भी है। सबसे प्रमुख बात है राष्ट्र मंदिर है हमारे यहाँ। तो हालांकि प्रयास मेरा यही था कि मैं वहीं पर बैठ करके, मैं राष्ट्र मंदिर पर ही बैठ करके मैं ये उद्बोधन दूं, लेकिन वहां पर नेटवर्किंग की अव्यवस्था थी, तो इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाया। तो धन्यवाद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आप सब लोगों का धन्यवाद कि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे बालक समझ करके क्षमा करेंगे। और मेरा पुनः पुनः रोशन लाल गुप्त जी, करुणेश जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, वंदन, नमन। वंदे मातरम।